नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कांग्रेस की ओर से एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मंत्रियों का जनता दरबार शुरू हुआ है। जनता दरबार के पहले दिन शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के पहले दिन प्रदेश भर से आम लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और इस मौके पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि कांग्रेस दफ्तर में जनता की समस्या को सुना जाएगा और इनका तुरंत हल किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अपने घरों में भी जन सुनवाई कर रहे हैं। कई बार मंत्रियों के घरों में ज्यादा भीड़ होने की वजह से जन सुनवाई नहीं हो पाती है, इसलिए पीसीसी दफ्तर में जन सुनवाई शुरू की गई है। नहीं कर रहे हैं बराबर, लेकिन इसका प्रचार खूब हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी लोग बहुत आए हैं। आपने देखा होगा आज घर पे भी जन सुनवाई की थी, कम से कम 800-900 आदमियों को घर पे सुना है। वैसे तो हम लोग घर पे हमेशा जन सुनवाई करते ही हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग जो जन सुनवाई में आएंगे उनकी बातें सुनेंगे, जो समस्याएं हल हो सकती है उनको हल कर देंगे, गलत आश्वासन नहीं देंगे। काफी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं। अरुण शर्मा है कांग्रेस पार्टी से। अरुण जी आपका स्वागत है। बीजेपी से विक्रम सैनी है। विक्रम जी आपका भी स्वागत है। अरुण जी, क्या कुछ बदलाव अब आएगा? क्योंकि जब खुद मंत्री लोगों की समस्याएं सुनेंगे तो असर उसका ज्यादा होगा और समाधान भी जल्दी होगा। क्या बदलाव हम देख पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में? क्योंकि एक बार फिर से जन सुनवाई का दौर हम देख रहे हैं। अरुण जी, देखिए, प्रजातंत्र में जनता की आवाज लगातार सुनना किसी भी संवेदनशील सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काफ़ी संवेदनशील सरकार है। सभी मसलों पे सुनवाई होती है। खुद मुख्यमंत्री भी बहुत बड़े स्तर पे हमेशा जन सुनवाई करते रहे हैं। अब ये जो नया उन्होंने शुरू किया है, पहले भी था ये, अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हर हफ्ते 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 2 से 3 मंत्री जनता के बीच में होंगे, उनकी सुनवाई करेंगे, उनसे लिखित में उनकी समस्याएं लेंगे, रजिस्ट्रेशन होगा। और कोशिश ये है कि हाथ के हाथ जितने निस्तारण हो सके। आज भी मैं पीसीसी में था जब डॉक्टर कल्ला ने जन सुनवाई की और हमारे दूसरे मंत्री सुखराम जी ने सुनवाई की। कई मसले उन्होंने वहाँ डायरेक्ट अधिकारियों को फ़ोन करके निस्तारण किया उनका त्वरित, और जो भी शेष बच गए हैं उनमें उन लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अगली जन सुनवाई तक उनको प्रॉपर रेस्पॉन्स उनकी सिचुएशन का जरूर मिलेगा। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सदा टच में रहना चाहिए जनता के, और उसी क्रम में ये एक बार फिर शुरू किया गया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। ठीक है विक्रम सैनी साहब, आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ किस तरह से मंत्रियों की जन सुनवाई को आप देख रहे हैं सर? बीजेपी की राय इस पर क्या है और इससे कितना फायदा हो पाएगा? राज जी, देखिए, कांग्रेस की नीति और रीति दोनों ही हमेशा राजस्थान की जनता के संदेह के घेरे में रहती हैं। आप देखिए कि सरकार के 3 साल बीत जाने के बाद में जो जन सुनवाई शुरू की गई है वो भी जन सुनवाई न होकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, क्योंकि उसका केंद्र पीसीसी का कार्यालय है। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की स्थिति हो गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले लंबे समय से जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या आ रहा है? सिर्फ जनता आती है, सुनती है। आप जन सुनवाई करने के अलावा अगर उन कार्यों को भी आप क्रियान्वित करने के प्रयास करते तो शायद कुछ बेहतर परिणाम राजस्थान की जनता के सामने आते। लेकिन आपकी जन सुनवाई के बाद राजस्थान महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पे है। आपकी जन सुनवाई के बाद राजस्थान में भ्रष्टाचार पहले नंबर पे है। आपकी जन सुनवाई के दौरान जो राजस्थान की आज वित्तीय स्थिति हो, चाहे राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में स्थितियां हो, वो बहुत ही भयावह हो गई है। तो कांग्रेस की जन सुनवाई सिर्फ एक खुला डसोगला है। जो 2 साल अब चुनाव का समय आ गया है, तो पार्टी चुनाव को मूड में ध्यान में रखते हुए जो जन सुनवाई कर रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अगर इससे भी जनता का लाभ मिल सके, इनकी मनसा से अगर ये कार्य कर सके, जिसकी संभावनाएं राजस्थान की जनता को बहुत कम लगती है। लेकिन अभी देखने का विषय है कि अभी राजस्थान की जनता
इस बात को तय करेगी कि मंत्री जन सुनवाई में किस प्रकार के विषय लेते हैं और कितने जनता को इससे राहत प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अरुण जी एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं और इस वजह से कोशिश करते हैं कि अधिकारियों के स्तर पर ही उनका समाधान हो पाए, और अगर अधिकारियों के स्तर पर, जिला स्तर पर समाधान नहीं होता है तो फिर वो मंत्रियों का रुख भी करते हैं, अपने विधायक का, सांसद का रुख भी करते हैं। क्या कोई ऐसी प्रणाली, ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि जिले वाइज ही इस तरीके की कोई जन सुनवाई की जाए ताकि लोगों को ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े? जरूर पराग, हमारे सारे प्रयास उसी दिशा में हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ अधिकारी लेवल पे ही निपट जाए, लेकिन हम टोटली ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नहीं रहना चाहते। जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वो जनता से सतत टच में रहें। देखिए पराग, अभी मेरे दोस्त विक्रम जी कह रहे थे कि ये सुनवाई तो ढकोसला है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप शासन में हैं और अगर आपके सुनने की क्षमता कॉम्प्रोमाइज है, आप सुन नहीं पाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम पूरी जनता झेलती है। देखिए ना, एक तरफ सरकार है जिसको किसानों की व्यथा सुनने में करीब 1.25 साल लगा, 700 किसान मारे गए, कुछ कुचले भी गए। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा कल ही फैसला आया है, SIT का रिपोर्ट आई है, उसमें साफ है कि वो पूर्ण नियोजित षड्यंत्र के बाद उनकी हत्याएं की गई। तो ये नहीं सुनने के नतीजे, आप ना विशेषज्ञ की सुनते हैं, ना कृषि के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सुनते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं। कितनी बार आपने देखा होगा पिछले 2 साल में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर इंटरवीन करना पड़ता है, वो चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का मुद्दा हो, कोयले की सप्लाई का मुद्दा हो, मुआवजा हो कोविड के पीड़ित परिवारों को, उन सब में सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरवीन करता है। ये इसी का नतीजा है कि आपने सुनना बंद कर रखा है। आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करने में लगे हुए हैं, हर रोज कैसे इवेंट एक किया जाए जिससे जनता कभी भी असली मुद्दों पर नहीं आए, सारा प्रयास वही चल रहा है। हमें इंतजार है उस इलेक्शन का जिसमें भारत के असली मुद्दों पे बात होगी, महंगाई पे बात होगी जो कि अभूतपूर्व है। आज आपने आंकड़े देखे होंगे, पिछले 14 साल में सबसे ऊंचाई पे है महंगाई, बेरोजगारी का हाल बुरा है, आर्थिक नीति बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। 2-3 परिवारों को कितना उनका कर्ज चुकाना है हमें पता नहीं है। सारे पोर्ट, एयरपोर्ट सब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, ये सब आपसे छुपा नहीं है। और सारी नीतियां, वो चाहे LIC पे निगाह हो या BSNL पे हो, सबको पहले ही पेपर आउट है कि ये किन मित्रों के पास ये सारा जाने वाला है। बड़ी विचित्र स्थिति है। 116 देशों की लिस्ट में पराग जी हमारा 101वां नंबर है हंगर इंडेक्स में, मतलब भुखमरी का ये हाल है। बिल्कुल 2 अलग अलग फिल्में चल रही हैं देश में, एक करण जौहर की फिल्म जिसमें सिर्फ फूल, स्विट्जरलैंड, सिल्क की साड़ियां और भव्यता है, दूसरी तरफ गरीब पिसता हुआ आदमी है श्याम बेनेगल की फिल्म की तरह। तो ये जो 2 भारत बन गए हैं जिनकी गहराइयां बढ़ती जा रही हैं खाई की, उसको मिटाने का टाइम आ गया है और जनता को चेताने का टाइम आ गया। इसीलिए हमने कुछ दिन पहले ये महंगाई रैली का भी आयोजन किया था कि कब तक चुप रहेगा एक गरीब आदमी। ये अब काफी स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार को जो कुचले दबे हुए गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो सब परेशान हैं इस महंगाई से, और रोज उनके लिए एक नया तमाशा, एक नया कार्यक्रम। आप देखिए ना, गंगा में डुबकी लगाना कितना प्राइवेट काम है। आप हम सब हिंदू हैं, कभी ना कभी गए हैं, गंगा में डुबकी लगाई है। ऐसी क्या मजबूरी है कि पूरा देश 12 घंटे तक ये तमाशा देखे, जबकि कश्मीर में कल ही आतंकी हमला हुआ
और 12-12 चीफ मिनिस्टर्स को बुला के आप नौकायन करवा रहे हैं ऐसे विषम स्थिति में, मेरी समझ से तो बाहर है। और ऐसे में जन सुनवाई पे ऑब्जेक्शन करना कि ये ढकोसला है, आपत्तिजनक है। ठीक है, खैर जन सुनवाई पर ही हम रहते हैं, लेकिन क्योंकि विक्रम जी, अरुण जी ने जिक्र महंगाई का किया, इसलिए मैं चाहूंगा एक कमेंट आप इस पर भी दें कि अमीर तो और अमीर हो रहा है, उस पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है महंगाई का, गरीब और ज्यादा पिसता जा रहा है। पराग जी देखिए, अभी जो भी मेरे मित्र ने कहा है मैं उन्हें सभी बातों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा आपको। मेरे साथी महंगाई को लेकर बहुत चिंतित है। जिस राज्य में सबसे अधिक वैट पेट्रोल के ऊपर लगता हो, उस राज्य के मुखिया महंगाई को लेकर चिंतित हैं। जिस राज्य के मुखिया ने जनता से वादा किया था कि पूरे 5 साल के अंदर बिजली के और पानी के कीमतों में वृद्धि नहीं होगी, 12-13 बार उनकी कीमतें वृद्धि होकर आप महंगाई को लेकर चिंतित हैं। तो कांग्रेस की कथनी करनी में मैं जो बार बार कह रहा हूं, यही तो फर्क है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार प्रशासनिक की बात करती है। आप देखिए यहाँ युवाओं के साथ 5-5 भर्तियों के अंदर जिस प्रकार पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार पैसे का लेन देन हुआ, जिस प्रकार राजस्थान के उस समय के चिकित्सा मंत्री और आज के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने परिवार को 80% अंक अधिक दिलाकर उनको आरएएस में भर्ती में पास करवाया, उस राज्य की सरकारों को दूसरों के अंदर कमियां नजर आ रही हैं। अभी इन्होंने कोरोना काल की बात की, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जहां पर जो वेंटिलेटर मिले थे, जो ऑक्सीजन के पार्ट्स और सिलेंडर मिले थे, वो आपको ध्यान होगा कि अलवर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिलते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इंजेक्शन यहाँ पर कूड़े के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह की कांग्रेस सरकार का चाल चरित्र चेहरा तो पूरे राजस्थान ने देखा है। आप महंगाई के अंदर रैली करते हैं और राहुल गांधी जी आके वहां खुद को हिंदू और हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं। जो लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे उन्होंने आघात किया है, हिंदुस्तान की जनता उनको कभी भी माफ नहीं करने वाली है। तो कांग्रेस सरकार का चाल चरित्र चेहरा, चाहे महिला उत्पीड़न पे हो, चाहे युवाओं को लेकर हो, चाहे महंगाई के लेकर हो, पूरे प्रदेश ने देखा है। ठीक है, लेकिन जन सुनवाई पर सवाल कैसा सर? जन सुनवाई होगी तो लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, उनका समाधान होगा, और जब खुद मंत्री बैठेंगे तो जाहिर तौर पर तत्काल प्रभाव से उनका समाधान होगा। नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए, ये सरकार का दायित्व बनता है। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं बार बार आपसे यही कहना चाह रहा हूं और आग्रह भी कर रहा हूं, और कांग्रेस के मंत्रियों से, हमारे साथी बैठे इनसे भी कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के मंत्री जन सुनवाई तो करें, लेकिन जन सुनवाई के अंदर कितने कार्यों को वो इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या जनता को ये भी बताना चाहेंगे? पिछले लंबे समय से राजस्थान के मुख्यमंत्री जन सुनवाई कर रहे हैं, क्या राजस्थान की जनता को उसका लाभ प्राप्त हुआ? राजस्थान का 3 साल तक मंत्रालय या कांग्रेस की सरकार कहां पर थी? 3 साल तक आप या तो भीलवाड़ा, जालोर के किसी रिसोर्ट में होते हैं या मानेसर के किसी होटल में होते हैं। राजस्थान की पूरी जनता ने देखा है। या फिर पूरे समय आप 6 महीने तक मंत्रिमंडल विस्तार के नाम पर सारे विकास कार्यों को चौपट करके रखते हैं, क्योंकि जो मंत्री बैठे थे उन्हें पता था कि हम कल मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो इस पद में थे, और बाकी के बचे लोग मंत्री बनने की भागदौड़ में शामिल थे। अशोक गहलोत, सचिन पायलट इस प्रयास में थे कि मेरे खेमे के कितने लोगों शामिल होंगे और मेरे खेते में कितने शामिल होंगे। कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता था वो राजनीतिक नियुक्तियों के चक्कर में घूम रहा था। तो कांग्रेस सरकार के मंत्री 3 साल तक ना तो जन सुनवाई कर रहे थे, ना जनता के बीच में कहीं थे। इसलिए इनकी मंशा पे सवाल उठना तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है पराग जी। लेकिन सवाल तो आपके नेताओं पर भी उठता है कि वो जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जनता के बीच में तो दूर की बात है, वो अपने मंच पर ही नहीं रहते हैं। बीजेपी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं। आप देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो माननीय विपक्ष में होने के नाते माननीय सतीश जी पूनिया की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ स्तर तक, मंडल अध्यक्ष तक कांग्रेस पार्टी के हर चीज के क्रियाकलापों का जनता के बीच में हमेशा खड़े रहे। कोरोना काल के अंदर सेवा करते हुए सतीश जी पूनिया 2 बार बहुत ही इस बीमारी से गंभीर रूप से पीड़ित हुए। मेदांता के अंदर लंबे समय उनका इलाज चला, ये भी राजस्थान की जनता ने देखा है। ठीक है। तो कांग्रेस बीजेपी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के ऊपर कोरोना काल में जनता के साथ खड़ा था, और सतीश जी के नेतृत्व में प्रत्येक मोर्चों के ऊपर कांग्रेस की विफलताओं के साथ कांग्रेस की सरकार की जातियों के खिलाफ लड़ रहा है। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा अरुण शर्मा जी आप जवाब दें। विक्रम जी ने जो सवाल आप लोगों के ऊपर उठाया। हाँ, विक्रम भाई मेरे दोस्त भी हैं और अनुज भी हैं। ये कह रहे हैं 3 साल से इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। उसकी रसीद हर 6 महीने में इनको मिल जाती है। पिछले 3 साल में पराग इस प्रदेश में 8 उपचुनाव हुए हैं, 6 में कांग्रेस जीती है,
और अभी जो हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं उसका नतीजा ये है कि जो पिछले 2 उपचुनाव हुए हैं ये तीसरी और चौथी नंबर की पार्टी हो गए हैं इस उपचुनाव में। एक जगह इनकी जमानत भी जब्त हो गई है। मेरे ख्याल में वो वक्त है इनको मंथन करना चाहिए अपने पार्टी में। हालांकि इनकी पार्टी है, इनके अंदरूनी मामलों में से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कमाल की बात कर रहे हैं इस समय। अगर ये कह रहे हैं कि सरकार ने काम नहीं किया, शानदार कोरोना का प्रबंधन किया है। जरूर हमारी दुश्वारियां थी, वैक्सीन लेने के लिए हमें 10-10 बार चिट्ठी लिखनी पड़ी, लोगों ने इंटरवीन किया। इस प्रदेश ने 25 में से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल के दिए थे पिछले चुनाव में। सारे मतलब आप एक तो लोकसभा अध्यक्ष को छोड़ दीजिए, बाकी के सारे जो हैं सांसद मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। हमें इतना दुख होता है, कभी भी इन्होंने पैरवी नहीं की राजस्थान के लोगों की, वहां केंद्रीय सरकार में कोई सहायता नहीं की। और ये मतलब ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे हम हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं हो। बार बार हम कोई सवाल उठाते हैं तो ये फौरन राजस्थान में आ जाते हैं, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में तो अमन चैन की हवाएं बह रही हैं, वहां व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं जो इनके राज्य हैं। एक प्रदेश में 3-3 चीफ मिनिस्टर 4 महीने में बदल जाना। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल, एक वो फेमस एडवर्टाइजमेंट है ना सिल्वेलिया लक्ष्मण का कि सारे बदल डालूंगा घर के, उस तरीके से बदल देना। हम कभी इनके मामलों में नहीं बोलते, लेकिन ये साबित यही करता है कि किस तरीके की वहां सरकार चल रही थी, ऑब्लिक चल रही हैं। और सवाल हमसे पूछा जा रहा है जो हर उपचुनाव में, जबकि प्रथा है ये आप जानते होंगे पराग जी कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो उपचुनावों में अक्सर हार जाती है, क्योंकि मुद्दे होते हैं विपक्ष के पास और वो उठाते हैं, और जनता भी शायद कई बार अलर्ट करना चाहती है इसको लेकर। तो सर अपनी सत्ताधारियों को, है, लेकिन ये इस बार उल्टा हुआ है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी जीत होती है। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी जीत नहीं होती है। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है इस पर। खैर, इस पर अब नहीं जाएंगे, लेकिन विक्रम जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा विक्रम जी आप अपनी बात रखें। पराग जी देखिए, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव और गांव की सरकार के चुनाव होते हैं, वो सरकार के चुनाव माने जाते हैं। लेकिन राजस्थान हिंदुस्तान का शायद पहला राज्य होगा जहां पे देखिए 29 जिला प्रमुखों में से 17 जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहां पर अधिकतर नगर परिषदें भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। और 1100 से अधिक, 1100 के लगभग जो जिला परिषद के मेंबर हैं उसमें 650 से अधिक जिला परिषद के मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। तो इन सब बातों से आपको इतना तो कोई भी व्यक्ति, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति दोनों इस बात को समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की इस समय राजस्थान में स्थिति क्या है। जब आप नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ती है, तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार का मैनेजमेंट और कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी तो साफ नजर आ रही है। अभी मेरे मित्र ने कहा कि मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और सरकारें बदल जाती हैं। आप देखिए गुजरात के अंदर पूरी सरकार बदल गई, लेकिन सरकार में भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, बड़े से लेकर छोटा नेता और कार्यकर्ता तक कितना अनुशासित है कि आपको एक शब्द भी वहां से सुनने को नहीं मिला था। लेकिन राजस्थान में मंत्रिमंडल के गठन से पहले और बाद में जिस तरह से मंत्रियों की नाराजगी हुई, जिस तरह से मंत्रियों के लोकल क्षेत्र में लोगों ने या विधायक, उनके विधायकों ने जिस तरह से विरोध किया, ये पूरे राजस्थान ने देखा है। तो कांग्रेस की सरकार अंदरूनी विरोध के अंदर और अंदरी गुटबाजी के अंदर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जहां पर आपसी मैं तू मैं नहीं पूरी हो पा रही, वहां राजस्थान की जनता के विकास के बारे में कौन चिंतन मनन करेगा, इस बात पे तो प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। ठीक है, लेकिन ये सौतेला व्यवहार क्यों राजस्थान के साथ केंद्र करता है, इसका जिक्र तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कर चुके हैं, और वो ये कह चुके हैं कि ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो कि सीएम की चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से भारत का प्रतिनिधित्व किया और कोरोना काल में जिस तरह से हर जगह सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिस तरह से वैक्सीन का कार्यक्रम चला, अब राजस्थान के अंदर वैक्सीन डोज उपलब्ध होने के बावजूद भी वैक्सीन डोज पे ध्यान देने की बजाय केंद्र को आरोपित करना, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को और यहाँ की कांग्रेस पार्टी को एक ही सवाल रहता था। जबकि यहाँ केंद्र से जो वैक्सीन आती थी वो वैक्सीन तो यहाँ के
नालियों में कूड़ेदान में पड़े हुए मिले, ये सब आप मीडिया ने दिखाया। यहाँ पर जो ऑक्सीमीटर आते थे वो आपको अलवर के प्राइवेट हॉस्पिटल में मिले, जो गरीब व्यक्ति के लिए, जो सरकारी हॉस्पिटलों के लिए भेजे गए थे। तो केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं दी, अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार उनको एक सिरे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, इसके कारण राजस्थान की जनता को परिणाम भुगतने पड़े हैं। ठीक है अरुण शर्मा जी, बहुत जल्दी से सर आखिरी कमेंट में आपका चाहूंगा इस पर, संक्षिप्त में प्लीज। हाँ, मेरे दोस्त ने कहा कि कोविड में हमारे यहाँ कचरे में पड़े मिले हैं वैक्सीन, इनकी जानकारी है ये, इनको ये जानकारी नहीं है शायद, या है तो कह नहीं पा रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री, जो कि बहुत मुश्किल काम है, उनके मुंह से किसी अपोजिशन पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ निकल जाए। उन्होंने एक पूरी सीएम्स की मीटिंग में कहा अशोक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। खैर, हमारे जो प्रबंधन है उसकी जिक्र पूरे देश भर में था। भीलवाड़ा मॉडल जगह जगह प्रसिद्ध हुआ, उस काफी जगह उसको अडॉप्ट किया गया और शानदार प्रबंधन रहा है। रैंकिंग भी हमारी काफी ऊपर रहती थी, वो चाहे वैक्सीनेशन हो चाहे ट्रेसिंग हो। हम काफी राज्यों से ऊपर थे, कभी 1 नंबर पे, कभी 2 नंबर पे। ये अब कुछ ना कुछ तो कहना होता है, तो वो वाली सुविधा लेना चाह रहे हैं ये। अदरवाइज कोविड मैनेजमेंट मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, बहुत शानदार तरीके से किया। और जनता की अब भी हम लगातार सुनेंगे, सुनवाई बहुत बढ़िया कदम है। और जो नहीं सुन पाते हैं, दुर्भाग्य से राजनीति में वो बहुत आगे नहीं चलते। 1-2 बार कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत आगे जाने वाली बात नहीं है अगर आपने सुनना बंद कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण शर्मा जी, आज बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया विक्रम सैनी जी आपका बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। आज वक्त हमें इतना ही इजाजत दे रहा है, इसलिए आपको उसमें इजाजत चाहूंगा। तो फिलहाल जन सुनवाई का दौर एक बार फिर से हम देख रहे हैं, मंत्रियों की जन सुनवाई हो रही है और उम्मीद इस बात की जनता भी कर रही है कि कम से कम अब जनता की समस्याओं का समाधान जो अधिकारियों के स्तर पर, जिला स्तर पर नहीं हो पाता था, हम मंत्रियों के जरिए ही कम से कम हो पाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।